नमस्कार साथियों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम आज आपके सामने फिर से रीजनिंग के 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। ये जो सेशन चल रहा है कांस्टेबल को ध्यान में रखकर तो है ही, साथ में व्यापम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे रीजनिंग आनी है तो इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में सीजे पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें 15 मेगा टेस्ट होने हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट व्यापम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आने हैं। तो यदि आप इच्छुक हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो व्यापम के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने फिर से रीजनिंग के 30 क्वेश्चन असेंबल किया है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्या है संचार प्रक्रिया का सही क्रम? क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस का करेक्ट ऑर्डर? क्या है आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो सबसे पहले संचार के लिए एक होना चाहिए कौन? सेंडर। सेंडर मतलब प्रेषक, जो मैसेज को प्रेषित करे। कोई बोलने वाला होगा तभी तो सुनने वाला होगा ना, तभी तो मैसेज जाएगा। तो सेंडर होना चाहिए, प्रेषक, फिर होना चाहिए मैसेज। सेंडर के पास मैसेज होना चाहिए। तो सेंडर, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे सेंडर आए सिवाय एक के, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो प्रेषक। ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है देखते हैं। सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, मैसेज के बाद फिर रिसीवर आना चाहिए, रिसीवर, और उसके बाद रिसीवर जो फीडबैक देगा वो देखेंगे। अब इसमें और भी होते हैं, कोडिंग होता है, फिर डिकोड होता है, वो भी होता है, पर बेसिक क्या है? सेंडर हो, मैसेज, फिर रिसीवर और फिर फीडबैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? देखो, हमने आपको बार बार सिखाया है कि ये जो एक फिगर है ना, ऐसा फिगर एक होता है तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। 3 त्रिभुज होते हैं इसमें। कौन कौन से? पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये बड़ा वाला तो हो ही गया। तो देखो ऐसे कितने फिगर दिख रहे हैं? एक फिगर ये दिख रहा है, इसमें 3 हो गए। अच्छा, ऐसा ही उल्टा 3 हो गया। ये वाला फिगर देखो, ये भी तो वही फिगर है ना, बस इसको उल्टा कर दिया, इसमें भी 3 होंगे सर। अब देखो 3 3 6 तो हो गए, मतलब 5 आंसर नहीं हो गया। एक ये हो गया 6 और एक 7 और एक 8। 8 से ज़्यादा तो ऑप्शन है ही नहीं। आंसर अपना क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऑड वन आउट से है जिसमें लेटर या अल्फाबेट आपको दिया गया है, तो इनमें से आपको विषम छांटना है। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी CGPSC ADI का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है, सेम टू सेम ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। देखो J क्या होता है? 10 और 1 होता है, A होता है 1, ये होता है 15 और ये होता है 6। सर दोनों का डिफरेंस देखा कितना आया? 9। इन दोनों का डिफरेंस देखा, 15 में से 6 गया, कितना आया? 9। सर दोनों का डिफरेंस सेम है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 25 माइनस 16, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 5 4 9, यहाँ भी 9 है, यहाँ कितना है? 12 और ये कितना है? 22। 12 में से 22 गया, -10। ये सब का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यही ऑप्शन है जिसका डिफरेंस अलग है। ऑप्शन कौन सा हुआ? आंसर कौन सा हुआ? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है भाई। चलिए, हमने कहा सेम क्वेश्चन ADI में, सेम मतलब डेटा चेंज था, ऐसे ही टाइप का पूछा था। देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं। कार्य स्थल पर कौन सा व्यवहार
अच्छे अंतर्वैयक्तिक कौशल को दर्शाता है। विच बिहेवियर शोज गुड इंटरपर्सनल स्किल्स एट द वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर कौन सा अच्छा है, क्या अच्छा है। टीम चर्चाओं से बचना, कार्यस्थल में यदि टीम चर्चाओं से बचोगे तो मैसेज कैसे आदान प्रदान होगा, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचोगे, टीम चर्चा पे बच रहे हो तो कोई ग्रुप डिस्कशन ही नहीं हो रहा तो कैसे आप बेस्ट आउटपुट निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं। डिस्कशन अवॉइड करना सही नहीं है। सम्मानजनक होना और सहयोगी होना, बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड कोऑपरेटिव, ये हो सकता है। अभी जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल के, डायरेक्ट आंसर मत मारा करो, पहले चारों ऑप्शन पढ़ लो, इसके बाद बेस्ट आंसर चुनना है। तो इसको अभी पढ़ लेते हैं, अभी छोड़ देते हैं, देखते हैं। गलतियों के लिए दूसरे को दोष देना, बिल्कुल नहीं भाई, किसी को भी दोष नहीं देना है। अपन क्या करते हैं, कंबाइंड एफर्ट होता है, किसी एक की गलती नहीं होती। अकेले और चुपचाप काम करना, बिल्कुल नहीं, कभी भी अकेले काम नहीं करना है। वर्क प्लेस में अकेला काम करना नेगेटिव होता है, यह भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा, बी। जैसे कि हमने कहा सबसे पहले ना आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना है, डायरेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एच आई की बहन है। तो एच ना बहन है आई की बहन है, आई की बहन एच है, इनके मम्मी पापा कोई होंगे, छोड़ दो अभी। बी एच की माँ है, एच की माँ बी है, माँ है। जे आर की पुत्री है, आर तो दिया ही नहीं। आई जे की बहन है, आई जे की जो बहन है ना वो आई है। जे आर की पुत्री है, जे पुत्री है आर की। अब देखो ये तो बी की पुत्री है, बी मां है, तो आर कौन होगा, पिता। अब आर किससे, एच से किस प्रकार संबंधित है, तो आर एच का पिता है। आंसर क्या आएगा, पिता इसका राइट आंसर है भाई, फादर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोटल इसमें भी हमने इस सेशन में 30 क्वेश्चन लिया है। अब देखो ये आ गया डाइस से क्वेश्चन, ये 2 डाइस नहीं है, सबसे पहले ये बात याद रखनी है। क्या है ये, एक डाइस की 2 पोजीशन है। एक डाइस की 2 पोजीशन मतलब एक डाइस को ऐसे दिखाया फिर उसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो ये एक डाइस की 2 स्थिति हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है समझना। जो ये सतह है ना, जो सतह दोनों में कॉमन है, कॉमन पकड़ो, तो 3 और 3 कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या, नहीं सर। तो ऐसे पकड़ के ना क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। इसमें भी वैसे ही घूमो, तो क्या आया, 3 आया पहले वाले में, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 2, 3 4 2। दूसरे वाले में क्या आया, 3 तो आया ही आया, फिर क्या आया 5, और फिर क्या आया 1। तो ये जो है ना एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, तो आप मार्क कर लो। बचा क्या, 2, 1 2 3 4 5, कौन बच गया 6, तो 3 का अपोजिट कौन होगा, 6 होगा। तो 2 के विपरीत कौन है ये पूछ रहा है, 2 के विपरीत है कौन, 1 है। आंसर 1A ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और कौन सा, इमेज वाला। पूरा कंसेप्ट हम समझा देते हैं आपको यहीं पे। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर मतलब दर्पण प्रतिबिंब, और ये जल प्रतिबिंब। जब भी मिरर इमेज की बात करें, आपको समय को घटाना है 12 बजे से या फिर 11:60 से। वाटर इमेज की बात करें तो आपको घटाना है 18:30 से या फिर
1790 से। सर दो समय दे रहे हो, इससे घटाओ या इससे, मतलब क्या है? यदि मिनट नहीं दे रहा, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कोई मिनट नहीं है तो 12 से घटा लो। यदि मिनट भी है तो 11:60 से 12 बजे या 11:60 एक ही बात है, कोई अंतर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्या निकालना है? What will be image time, प्रतिबिंब निकालना है। तो दर्पण प्रतिबिंब ही पूछ रहा है, मिरर टाइम पूछ रहा है, मिरर इमेज। तो देखो क्या है मिरर के लिए, क्योंकि मिनट में दिया है तो हम क्या लेते हैं? 11:60। 11:60 से घटाना है, किसको घटाना है? 18:20। ये बताओ 18:20 है ना? 18:20 मतलब क्या होता है? 18 मतलब 6:20। इसी टाइम को घटाओ, 6:20। इसको कन्वर्ट कर लो, पहले 12 में कन्वर्ट करना है। 12 मतलब 12 घंटे वाले टाइम में कन्वर्ट करना है। घटाओ, 60 में से 20 गया 40 आया सर, 11 में से 6 गया 5 आया। रियल टाइम क्या हो रहा है? 5:40 रियल टाइम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखेंगे क्या बात समझ में आई? सर इमेज में दो प्रकार के इमेज पूछता है, मिरर इमेज और वाटर इमेज। यदि मिरर पूछा तो 12 बजे से घटाना है या 11:60 से। यदि वाटर बोला तो 18:30 घटाओ या फिर 17:90। इसमें 18:30 और 17:90 दो हैं, तो यदि 30 मिनट से कम का समय दिया है तो इस टाइम से घटाओ। यदि 30 मिनट से ज़्यादा का समय दिया है तो 17:90 से घटा लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, पेयर हैं लेटर के, जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। मतलब क्या है इसका समझना। जैसे दिया क्या है, स्टूडेंट, तो ये कहता है अंग्रेजी वर्णमाला बोला है, तो एस के बाद अल्फ़ाबेट में क्या आता है? अल्फ़ाबेट में एस के बाद टी आता है, तो सर एक पेयर हुआ। एस टी यू भी तो आता है। देखो एस टी यू, एस अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में एस आता है, टी आता है और यू आता है, तो एस और टी का पेयर बन गया और एस और यू का भी पेयर बन गया, तो दो पेयर हो गए सर। आगे एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, यू से भी नहीं बनेगा। डी ई, ए बी सी डी ई, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में भी डी के जस्ट बाद ई आता है, डी ई। एफ जी नहीं बना, ई एफ जी, एम एन ओ नहीं बना। यहाँ से देखो कितने हो गए, लेफ़्ट टू राइट में कितने हो गए? सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट में हुए सर 3 पेयर। ये 3 पेयर आपको दिख गए होंगे। अब राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करते हैं। राइट टू लेफ्ट, टी एस पी क्यू आर एस, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, एम एन ओ पी क्यू आर एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी, यू वी डब्ल्यू एस टी यू नहीं आया सर। तो देखो कितने पेयर बने हैं, 1 2 3 और ये 4 पेयर बन रहे हैं। एक बार और देख लो, एस टी यू। अच्छा एक पेयर और बना है, देखो टी से यू तो बना है ना, टी से यू भी बना है, चेक करो। एस टी, एस से यू और टी से यू भी तो बना है। टी यू तो कितने पेयर बने हैं लेफ्ट टू राइट? 4, और राइट टू लेफ्ट कितने बने हैं? 1। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हैं? 5 पेयर बन रहे हैं। तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला बोलेगा लेफ्ट टू राइट भी कैलकुलेट करना और राइट टू लेफ्ट भी कैलकुलेट करना है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिसिंग नंबर से ये आया है, टेबुलर फॉर्म है। हमको दिया है कि यहाँ पे क्या आएगा ये बताइए। हमने जैसे ही क्वेश्चन देखा
और ऑप्शन भी देखा, हमको ये बात समझ में आ गई कि ये सभी ना स्क्वायर हैं और ऑप्शन भी स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर का कुछ रूल लग रहा है। तो पहले देखते हैं ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये है 7 स्क्वायर, ये है 8 स्क्वायर। आप कहेंगे ठीक है सर, 3 हुआ तो अगला 4, ये 7 हुआ तो अगला 8, अगला क्या है 10 का स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए 11 स्क्वायर, और 11 स्क्वायर होता कितना है 121। 121 ऑप्शन नंबर डी ना इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो ये आ गया कोडिंग डिकोडिंग का नंबर कोडिंग वाला टाइप। क्या कहता है, मैट को 34 लिखा जाता है, मैट को 34 कैसे लिखा होगा वो सर, टी होता है 20, ये 1 होता है, ये 13 होता है, कहीं आपस में सबको जोड़ दिया, 20 और 1 21 और 3 24 और 10 34, बिल्कुल सर ऐड किया है। हम कंफर्म कर लेते हैं रेट से, क्या ऐसा ही है रेट, तो 21 और 18 20 10 30 38 39, बिल्कुल सर 39 सबको ऐड किया है। तो टॉल को भी क्या करेगा लिख के ऐड करेगा, तो 12 12 24 1 25 25 और 20 45। राइट आंसर क्या है 45 राइट आंसर है। 12 12 24 24 और 20 बताओ 44 और 1 45। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, सभी को ही बना रहे होंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है, बड़े आराम से सॉल्व करना है। सारे टाइप जितने भी चैप्टर हैं रीजनिंग में हमने कोशिश की है कि सबको यहाँ पे अरेंज करें, जो व्यापम का पैटर्न है उस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएं। अब कहता है व्हाट विल बी नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। देखो ध्यान से, क्या है 3 8 15 26, यहाँ क्या आएगा कहता है। हमने देखा सर ये ना जो सिंगल डिजिट है 1 2 3 बार में डबल डिजिट में ही है, 2 बार में भी डबल डिजिट और 3 बार में भी डबल डिजिट और 4 बार में भी डबल डिजिट ही होगी। मतलब गुणा करके तो नहीं लाया जा सकता, गुणा करेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा, ये कुछ भी गुणा करेंगे तो 3 4 बार में, तो गुणा तो नहीं किया होगा। डिफरेंस ले लेते हैं, देखते हैं सर यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 7 आया, मतलब 5 3 8 8 7 15 15 और कितना आया ये 11। क्या हो रहा है, पहले 5 जोड़ा फिर 7 जोड़ा फिर 11 जोड़ा, मतलब 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9 जोड़ना था, लेकिन ये 11 जोड़ लिया। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को जोड़ रहा है, अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहा है। लास्ट टेस्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया था। 5 के बाद अभाज्य 7, 7 के बाद अभाज्य 11, 11 के बाद जो अभाज्य है वो है 13। तो 6 3 9, 2 और 1 3, आंसर कितना आया 39। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो जब भी नंबर सीरीज बनाते हैं अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो कि कितने डिजिट का नंबर है और घूम फिर के 4 5 बार में भी डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट 2 बार में डबल, फिर 3 बार में भी डबल, 4 बार में भी डबल, और डबल है तो बहुत बड़ा डबल नहीं है, बहुत छोटा सा डबल है। तो ये बात तो क्लियर है कि गुणा करने से 2 डिजिट नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाता अगर 5 6 बार में। हमको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना है मतलब डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस से देखिए। कल के क्लास में जो लास्ट वाला रीजनिंग किया था उसमें 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, एक में गुणा वाला था, याद कीजिए सिंगल डिजिट ट्रिपल डिजिट में हो गया था, और चौथा डिजिट बनने वाला था 4 डिजिट का नंबर।
तो ये अप्रोच यदि रखेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के कंडीशन में होंगे। नेक्स्ट आ गया कथन और पूर्व धारणा, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन। तो स्टेटमेंट पढ़ना है और इस स्टेटमेंट को पढ़कर हमारी क्या धारणा बनती है ये समझना है। मार्ग X में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया है। क्योंकि ज़्यादा गड्ढे हैं तो टाइम पे अपन कहाँ नहीं पहुंच पा रहे, हवाई अड्डा नहीं पहुंच पा रहे। तो पूर्व धारणा ये है क्या कि निर्धारित समय पर हवाई अड्डा पहुंचना हमेशा जरूरी नहीं है, नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? वो तो गड्ढा है इसलिए हम नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हमेशा जरूरी है कि आप टाइम पर पहुंचे, नहीं तो निकल जाएगी फ्लाइट। और दूसरी बात, यहाँ से ये निष्कर्ष, ये पूर्वधारणा निकल भी नहीं रही। ये नहीं बोला है, कहाँ बोला है कि हमेशा जरूरी नहीं होता, कहीं नहीं बोला है। हवाई अड्डे तक और कोई दूसरा आसान सुविधाजनक मार्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है हवाई अड्डे तक पहुंचना मुश्किल हो गया है क्योंकि गड्ढे ज़्यादा हैं। और यदि कोई दूसरा सुविधाजनक मार्ग होता जहां गड्ढे नहीं होते तो आप क्यों लेट होते, आप इस मार्ग को क्यों चुनते? तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है कि दूसरा कोई सुविधाजनक मार्ग, कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, तभी तो आप लेट हो रहे हो और तभी तो पहुंचना टाइम पर मुश्किल हो रहा है। तो क्या आएगा? 2 सही है, केवल 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है भाई 62 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है 63। देखना कथन और कारण पे है, असर्शन और रीजन पर क्वेश्चन है। बनाइए एक बार, देखिए क्या कहता है। यदि ए बी की मां है, यदि ए बी की मां है और बी सी का पिता है। देखिए ए ना मां है किसकी? बी की। और कहता है आगे बी ना सी का पिता है। बी की पहले शादी होगी और ये पिता है तो महिला से शादी हुई होगी, और बी पिता है, किसका पिता है? सी का। आगे तो ए सी की दादी नानी है, तो ए सी की पिता की मम्मी है तो नानी होगी, ऑब्वियस सी बात है। सॉरी, पिता की मां है मतलब दादी होगी, वही कह रहा है। या तो ए दादी है या तो नानी, बिल्कुल सही कह रहा है, कथन तो सही है। यहां पे क्या है इस कंडीशन में? सी की दादी है, ठीक है सर। असर्शन दिया है दादी नानी कौन होती हैं? पिता या मां की मां को दादी या नानी कहते हैं, ये भी सही है। अब देखना असर्शन और रीजन के क्वेश्चन जब भी बनाए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं। पहले इसको चेक किया, इसको चेक किया, अब इन दोनों को कंबाइन करो। कैसे? क्योंकि से। ये क्योंकि जोड़ा करो दिमाग में, क्योंकि ऐसे लिखा करो। अब पढ़ो, ए बी की मां है और बी सी का पिता है तो ए सी की दादी है, सही है। क्योंकि दादी या नानी कौन होती है? पिता या मां की मां होती है। पिता की मां दादी होती है, सही कह रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है कि पिता की मां को दादी कहते हैं। ये वाला सही है। देखो तो आप कहेंगे सर कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर ए। तो एक हमने तरीका बताया कि जब भी असर्शन और रीजन आए आपको बीच में उसको अलग अलग चेक करो, फिर क्या करना है? कंबाइंड करना है। किससे कंबाइंड करना है? इस एक वर्ड से, क्योंकि से। इंग्लिश मीडियम वालों को बता दें, आपको कंबाइंड करना है बिकॉज से, तो मन में बिकॉज लिखा करो या फिर एज लिखा करो, दोनों में से
कुछ भी मन में सोचो और कंबाइंड करो और सॉल्व करो। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। यदि आप हमसे कुछ भी ऐसा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं इस बीच में, एमसीक्यू तो ठीक है सर, आप पूरा कंबाइंड क्वेश्चन ला रहे हो जिससे हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है, प्लस साथ में ना हम ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, कोई कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना चाहता है, कोई मैथ्स का परसेंटेज पढ़ना चाहता है, तो कोई चैप्टर अलग से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो हम उसकी पूरी पीडीएफ बनाकर पूरा का पूरा बेसिक से आपको वो चैप्टर पढ़ा देंगे फ्री इसी यूट्यूब में। तो कोई चैप्टर यदि आप में से बच्चा कोई पढ़ना चाह रहा है तो वो हमसे कमेंट में बात कर सकता है और कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम लिखिए आप। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन भाई। एक पंक्ति में राजू बाएं से 12वां ऑर्डर और रैंकिंग का प्रश्न है। पंक्ति में राजू बाएं से 12वें स्थान पर है, ये बायां एंड है, यहां से 12वें स्थान पर कौन है, राजू है, ठीक है सर। सुरेश दाएं से 9वें स्थान पर है, सुरेश दाएं से 9वें स्थान पर है, सुरेश 9वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल 25 व्यक्ति हैं तो उनके बीच में कितने लोग हैं, तो देखो यदि 25 व्यक्ति हैं तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 25। ये कितने हो गए, 12 9 21, 12 9 21। तो पक्की बात है कि इनके बीच में 4 ही तो व्यक्ति होंगे, 12 4 16, 16 9 25। तो कितने व्यक्ति हैं इनके बीच में, 4 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति इनके बीच में हैं। क्यों, क्योंकि टोटल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, 25 व्यक्ति हैं। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है और इसका हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छा तरीका बताया है। क्या है ये, लेटर सीरीज है। हमने क्या बताया है, जहां सबसे ज़्यादा गुच्छा दिखे, जैसे 3 लेटर एक साथ, 3 लेटर एक साथ सबसे ज़्यादा यहाँ दिख रहे हैं, तो हम यहीं पे अटैक करेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे। तो कैसे शुरुआत करनी है, आपको चेक करना है क्या क्या लेटर है। बी के बाद सी और सी के बाद डबल ए, बी के बाद सी, सी डबल ए। तो मतलब डबल ए के पहले क्या है, सी है। डबल ए के पहले सी हो सकता है क्या, डबल ए के पहले सी हो सकता है क्या, डबल ए के पहले सी है, डबल ए के पहले सी, डबल ए के पहले सी। अगर इस डबल ए के पहले सी डाल दिया मान लो, तो डबल ए के पहले सी, डबल ए के पहले सी, डबल ए के पहले सी और सी के पहले बी, डबल ए के पहले सी, सी के पहले बी। बहुत बढ़िया। डबल ए के पहले सी और सी के पहले बी, क्या बना, डबल ए बी सी, 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 डबल ए बी सी। ऑप्शन कौन सा आया, ए बी सी, सी बी बी, ए बी सी, सी बी बी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। दूसरा तरीका क्या है, अपन को पता तो चल गया कि ये गुच्छा वाला। दूसरा तरीका हमने क्या कहा है कि पूरे लेटर को काउंट कर लो खाली स्थान के साथ। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 लेटर है ना, तो इसको डिवाइड करो 4 गुणित 5 में, तो 4 4 के पेयर बनाते जाओ। कितने कितने के, 4 4 के। तो बनाओ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 के पेयर बन गए। अब देखो ये वर्ड खत्म हो रहा है सी में, खत्म हो रहा है पता नहीं कहाँ, खत्म हो रहा है पता नहीं कहाँ, खत्म हो रहा है खत्म हो रहा है सी में, खत्म हो रहा है सी में, सी में खत्म, सी में खत्म। तो हो सकता है सी में खत्म, हो सकता है सी में खत्म और बिल्कुल सी में खत्म। तो सी में यदि खत्म है तो डबल ए बी सी बना,
डबल ए के बाद बी है, डबल ए के बाद बी तो नहीं होगा, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, ए बी सी, सी बी बी, ऑप्शन नंबर डी। फिर से वही आया। देखिए, तो हमने आपको बताया है कि गुच्छे वाला तरीका है या काउंटिंग करके आप चेक करो कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है या शुरू कहाँ पे हो रहा है। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अब देखिए, ये आ गया कोर्स ऑफ एक्शन से कि आप क्या करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, कोर्स ऑफ एक्शन का है, कार्यवाही। आप हेल्पलाइन पर ड्यूटी पर हैं क्योंकि आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आप फ्रंट लाइनर हैं, तो जो भी पहला आप क्वेरी होगी वो आपसे ही की जाएगी और आप हेल्पलाइन पर हैं, ड्यूटी पर। एक बच्चा डरा हुआ कॉल करता है और वह कहता है कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, पर वह पूरा पता नहीं बता पा रहा क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे पता नहीं है, एड्रेस का नहीं पता। तो आपका पहला कदम क्या होगा? आप क्या करेंगे इसमें? सबसे पहला कदम, कॉल कट कर देंगे? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं होगी। और कहेंगे मदद पता मिलने पर ही मदद हो सकती है? बिल्कुल नहीं, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। बच्चे को शांत करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि बच्चा डरा हुआ है। डरा हुआ है तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसको शांत करेंगे, उससे बात जारी रखेंगे, संवाद बनाए रखेंगे। और ट्रेसिंग टीम जो है, जो ऐसे मामलों की जांच करती है, ट्रेस करती है, उसको सूचित करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे? संवाद बनाए रखेंगे। ये सही हो सकता है, पर हमने कहा है बाकी को भी पढ़ लेना। कॉल होल्ड पर डाल देंगे? बिल्कुल नहीं, दूसरे कॉल को लेंगे नहीं। ये एकदम प्रायोरिटी वाला कॉल है क्योंकि बच्चा है जो खुद की हेल्प नहीं कर सकता और वो डरा है, आपसे हेल्प मांग रहा है। किसी और को कॉल ट्रांसफ़र कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसी और को ट्रांसफ़र करोगे तो वही क्या कर लेगा, क्योंकि पता तो उसको भी नहीं बताएगा बच्चा। तो जो वो करेगा वही आप करें। आप क्या करेंगे? ये सब एकदम करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई, एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है, फिर उसे 64 बराबर घनों में काटा गया है। कितने छोटे घनों पर ठीक 2 लाल सतहें होंगी? देखो, इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है कि 3 सतहें रंगी हुई, तो 3 सतहें रंगी हुई का आंसर, रंगीन का आंसर हमेशा 8 होगा। हमेशा 8 होगा कि 3 सतहें कौन सी रंगीन हैं, तो डायरेक्ट आप कितना लिखेंगे? 8। 2 सतहें रंगीन, जहां पे यहां पे दिया गया है 2 लाल सतह होंगी, 2 सतहें रंगीन। इसके लिए फॉर्मूला है n-2 × 12। एक सतह रंगीन, इसका जो है n-2 होल स्क्वायर × 6। अब 0 सतह रंगीन, ये हो जाएगा n का क्यूब, सॉरी n-2 क्यूब। अब देखो n क्या है सर, तो जो जितने छोटे टुकड़े में बोला है ना, उसका क्यूब रूट कर लो। क्या कर लो? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कितना आया? 4। n की वैल्यू पुट करो, रखो। तो यदि यहाँ 4 रखा, 4 - 2, 4 में से 2 गया, 2, 12 दूना 24, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि आपसे कहता आप बताएं
3 सतह रंगीन कितनी होंगी? तो कितनी होंगी? 8। 2 सतहें रंगीन कितनी होंगी? 24। यदि कहता 1 सतह रंगीन कितनी होगी, तो आप क्या रखते हैं? n की जगह 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग 4, 6 चौक 24, ये भी 24 होता। यदि कहेगा 0 सतह रंगीन, तो 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 2, 2 की घात 3 मतलब कितना आया? 8। सबको ऐड करो, कितना आएगा? 64 आएगा। 8 8 16, 16 4 20, 20 4 24, हासिल आई 2, 2 2 4 2 3 6, देखो खत्म। तो क्या करना है? n निकालना है। n कैसे निकालते हैं? टोटल जो बराबर टुकड़े हैं उसका क्यूब रूट निकालना है, तो ये n आ जाएगा। और ये पूरा फॉर्मूला हमने इस एक क्वेश्चन के साथ सारे क्वेश्चन आपको बता दिया। तो ये चैप्टर जो क्यूब है वो यहीं पे खत्म हो गया भाई, 2 मिनट में। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला याद कीजिए, ख़त्म कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये ब्लड रिलेशन से फिर से एक क्वेश्चन पूछा है और क्या देता है? a प्लस बी का अर्थ ये है, a b गुणा का ये अर्थ ये है, तो इसका अर्थ ज्ञात करें। तो देखो डायरेक्ट p माइनस क्यू बोला है, माइनस कहाँ है? ये तो a b का पिता है, तो यहाँ पढ़ो p q का पिता है। जैसे a b बोला ना, तो यहाँ p q बोलो, क्योंकि p q है। तो p q का पिता है, तो पढ़ो p पिता है किसका? q का। ठीक है सर। आगे q प्लस r, प्लस वाला कहाँ है? a b की माता है, तो q r की माता है। q माता है, किसकी माता है? r की। आगे पढ़िए, r गुणित s, गुणा कहाँ है? a b का भाई है, तो r s का भाई है। r भाई है किसका? s का। आगे तो इसमें क्या मतलब है इसका? तो ये पढ़ो, s r का पुत्र है। s r का पुत्र है क्या? नहीं। s या तो भाई है r की या बहन है, ये नहीं पता सर। p s का दादा है। p s के मम्मी का पिता, माँ के पिता नाना होंगे, और बिल्कुल दादा नाना है दिया है, यही आंसर है। बाकी सब गलत होगा, चेक कर लो। क्यू एस की बहन है, क्यू एस की बहन नहीं, एस की माँ है। आर एस का चाचा है, आर ना एस का भाई है, भाई बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा आया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When communicating with someone who speak a different regional language, देखो बहुत चर्चा में ये है क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषा वाला। क्षेत्रीय भाषा बहुत चर्चा में है, क्यों? जैसे कि आपने देखा तमिलनाडु में 3 भाषा 3 लैंग्वेज का विरोध हो रहा है। कर्नाटक में कन्नड़ बोलने का बात चल रही है कि कन्नड़ बोलिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जो भी ये एकदम ट्रेंडिंग मुद्दा है, तो इससे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। हम नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो पढ़िए, यदि सामने वाला किसी दूसरी क्षेत्रीय भाषा में बात करता है तो उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इशारों या सरल शब्दों का प्रयोग करें। बिल्कुल इशारे का प्रयोग कर सकते हैं, इशारे में तो कोई भी लैंग्वेज नहीं होती, फिर वो तो फिर साइन लैंग्वेज है। बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर हमने कहा है सारे ऑप्शन पढ़ लो। जबरदस्ती हिंदी में जवाब दें, अरे भाई वो दूसरी क्षेत्रीय भाषा में बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती, तो हम जबरदस्ती जवाब देंगे तो क्या हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे चुप रहने के लिए कहेंगे, भाई क्यों, फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? बिल्कुल नहीं, चुप रहने, निगेटिव चीज़ सही नहीं है। उसे बाद में आने को कहेंगे, तो क्या बाद में आके वो क्षेत्रीय भाषा से हिंदी सीख जाएगा? नहीं भाई। आंसर क्या आएगा?
इशारों में या ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग करें जो जनरल हर लैंग्वेज में होते हैं या इजी होते हैं, जिसे हर कोई समझ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं। चलिए भाई, किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को ये लिखा जाता है। दिल्ली को क्या लिखा जाता है? WVOSR लिखा जा रहा है। किस से कोडिंग की गई है? तो जैसे ही हमने देखा ना, ड्यू, सर ये अपोजिट लेटर है। डी का अपोजिट W, ई का V, L का O, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, ये सब अपोजिट हैं। तो आपको मुंबई का कोड करना है वैसे ही अपोजिट लेटर से। तो M का N होता है, U का F होता है, M का N, B का Y, A का Z, I का R, N F N Y Z R यहीं पे है, चेक करेंगे, यहीं पे है ना। N F N ये तो होगा नहीं, N नहीं है क्योंकि थर्ड में N F N Y, A का Z और R, ऑप्शन नंबर A सही है, C गलत है। चलिए भाई, कोडिंग डिकोडिंग का भी एक क्वेश्चन हो गया, लेटर कोडिंग का, नंबर कोडिंग का एक क्वेश्चन हमने लिया था, कॉमन कोडिंग के क्वेश्चन कल कर लिए थे। तो ऐसे ना हर चैप्टर के जब भी अपन टोटल वीडियोस जब कर लेंगे तो चैप्टर के सारे टाइप इसमें कवर हो जाएंगे, कोई भी टाइप ऐसा बचेगा नहीं जो इसके बाहर हो, जिसको अपन ने यहाँ पे नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शब्दों का कोड उनके साथ मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। देखिए सही जोड़ी वाला है, तो दिक्कत क्या हो जाएगी इसमें कि सर हम चेक करेंगे कि इसका कोड ये है कि नहीं, फिर ये है कि नहीं, फिर ये है कि नहीं, फिर ये है कि नहीं, कौन सा कोड है, ऐसा चेक करने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा बताओ आप ही। तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम देखते हैं। बैट देखा, कैट देखा, एक चीज़ समझ में आ गई, 80 दोनों में कॉमन है। 80 कॉमन नहीं है, 80। तो जो भी लॉजिक लगा होगा इसका जो कोड होगा वो सेम होगा। 80 का जो कोड है वहां भी 80 का कोड होगा, हाँ या ना। तो सेम कोड कहां पे है, यहां पे CV। मतलब सर ये बात समझ में आ रही है कि बैट की कोडिंग 80 की कोडिंग CV है, 80 की कोडिंग क्या है, CV। कैसे किया होगा सर, +1 कर दिया, +1, एक और एक, सॉरी +2 जी, 2 और 1 3, तो +2 यहाँ करेगा, 20 और 2 22, बिल्कुल सर। तो सब में +2 कर रहा है, तो B में +2 करेगा, 2 है होता है B और 2 जोड़ दिया, 2 2 4, 4 मतलब D, तो D होना चाहिए। तो A के साथ 2 का बन रहा है पेयर। आगे सर 80 का तो CV ठीक है, 3 में 2 जोड़ेगा, 3 2 5, 5 मतलब E मतलब 3, B का 3 है। A का 2 B का 3, A का 2 B का 3, A 2 B 3, एक ही ऑप्शन है जिससे सही हो रहा है। अगर आप और आगे करना चाहें, D की वैल्यू 4, 4 में 2 जोड़ो, 6, 6 मतलब F यहाँ पे है, तो C का 4 और कहीं तो F है नहीं, C का 4 और D का H। देखो ये क्वेश्चन जो इतना हार्ड दिख रहा था उसको हमने कहाँ से बनाया, इससे कि जो 80 है दोनों में कोड दोनों का सेम होगा और दोनों का सेम कोड कहाँ दिख रहा है, CV में। तो 80 का कोड CV हो गया। कैसे किया, +2 किया, तो सब में +2 करके देखा, वही बन रहा है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन मज़ा आया होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल व्यापम में ट्रेंडिंग है, जहां पर कथन कारण कूट से रिलेटेड, सही जोड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी, GS में तो पूछता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
संचार पर्यावरण के प्रमुख अंग कौन से हैं? कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट के कौन से हैं? इन्वायरमेंट मतलब किससे किससे मिलाकर कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है? तो सबसे पहले संदेश होना चाहिए, संदेश को पहुंचाने के लिए माध्यम होना चाहिए, और माध्यम से संदेश पहुंच गया तो उसका उत्तर भी आना चाहिए। तो 1 2 3 सही है। टेलीफोन माध्यमों में से एक माध्यम है। बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, टेलीफोन हो सकता है, फिर लेटर हो सकता है, फिर कौन सा माध्यम हो सकता है, टीवी हो सकता है कम्युनिकेशन का, फिर प्रिंट हो सकता है, बहुत सारा माध्यम है। उसमें से दूरभाष या टेलीफोन एक माध्यम है। तो क्या संचार का पूरा प्रमुख अंग यही है? नहीं। प्रमुख अंग कौन से हैं? शुरू के तीन 1 2 और 3। ऑप्शन कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया है। वेन डायग्राम से पिछला टेस्ट में पिछले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन था, इसमें दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा डॉक्टर, इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर को दर्शाता है? ये बात समझो कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर नहीं बन सकता, और जो इंजीनियर है वो इंजीनियर ही है। वो जाके दवाई गोली ऑपरेशन नहीं करेगा। तो इंजीनियर अलग होगा, डॉक्टर अलग होगा। डॉक्टर जाके ब्रिज बनाने नहीं लग जाएगा, डॉक्टर जाके बिल्डिंग नहीं बनाएगा, वो काम है इंजीनियर का। और जो इंजीनियर है वो जाके ऑपरेशन नहीं करेगा, वो काम है डॉक्टर का। तो डॉक्टर और इंजीनियर अलग हो गए। तो अलग, ये इसमें कोई भी अलग नहीं है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये बात क्लियर हो गई। अब सर यहाँ पे ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, और ये तीनों ही अलग हैं। तो आंसर ये हो सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा एलिमेंट क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रबंधक, जो प्रबंध करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो डॉक्टर एक प्रबंधक हो सकता है। क्यों? मेडिकल कॉलेज को एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? कौन मैनेज करता होगा? कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा? एक डॉक्टर होगा। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन होगा? एक इंजीनियर होगा। तो जो दोनों में कॉमन हो, तो ये डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर है जो डॉक्टर भी है, और ये इंजीनियर भी। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ये क्यों गलत है? क्योंकि कह रहा है कि जितने डॉक्टर हैं ना, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हैं। ऐसा होगा क्या? सारे डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हो? नहीं। सारे इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हो? नहीं। ये गलत हो गया। अब देखो, ये कह रहा है डॉक्टर अलग, इंजीनियर अलग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर भी अलग हो गया। डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर नहीं हो सकता, या डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता, ऐसा कह रहा है। इसलिए ये गलत हो गया। यही ऑप्शन बेस्ट पॉसिबल है, सही है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 75 देखो, ये पेपर फोल्डिंग से है। पिछले क्लास में अपन ने किया था एम्बेडेड फिगर से, ये वाला है पेपर फोल्डिंग का। हमने कहा ना कि कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं, अगर आप करते जाओगे तो पूरा रीजनिंग का वीडियो यदि देख लिया, कोई एक चैप्टर भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में आना है और छूट जाए। सबकी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगी। चलो देखो, इसका मतलब क्या कहता है ना, एक पेपर है, इसको ऐसा फोल्ड किया, ऐसा कैसे पता चला सर? पहली बात तो ऐसा एरो है, और जो ये ना फोल्ड किया है, इसलिए क्या दर्शा रहा है कि पहले ऐसा था, अब ये डॉटेड लाइन से मतलब ऊपर चला गया। अब देखो ये ऊपर चला गया ना, अब इसको ऐसा फोल्ड कर दिया, ऐसा, तो ये वाला जो था अब ये ऐसा बन गया। अब यहाँ पे क्या किया है उसने, ऐसा बना तो यहाँ पे कट मारा है। देखो, कट मारने के बाद ऐसा 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 स्टार टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। तो क्या होगा,
जब इसको ओपन करोगे तो वो कैसा दिखेगा? सबसे पहली बात, जैसा जिस ऑर्डर में फोल्ड हुआ है उसी ऑर्डर में ओपन होगा। तो सबसे पहले ये ओपन ऐसा होगा, तो ये कॉर्नर में कट लगा है ना, इधर कट लगेगा, और ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा, तो ऐसा वाला ऐसा कुछ इधर दिखाई पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ सर ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऐसा कट यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, ये दो हैं, लेकिन ये स्टार स्टार यहाँ है। अब ये इस टाइप का फोल्ड हुआ है, अब ऐसा फोल्ड हुआ था पहले, अब ऐसा खुलेगा, तो ये दो स्टार जो हैं, ये दो स्टार इधर दिख जाएंगे, ये स्टार इधर दिख जाएगा। और ऐसा कहाँ पे है? सी में है, साथ में ऐसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई, चेक कीजिएगा। डी क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो ये बीच में है, और लेकिन ये कॉर्नर में है, बीच में कैसे आ गया? उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। आपको खुद बनाना नहीं होता, ये ऑप्शन से बताना होता है, हमने आपको सिखाने के लिए बनाया है। आप बनाइएगा नहीं, ऑप्शन से देख के टिक मारिएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया सिलॉक का क्वेश्चन। क्या कहता है? सभी कुछ चम्मच काले हैं, चम्मच हैं ये काले हैं, कुछ चम्मच काले हैं, सभी काले कौवे हैं, सभी काले कौवे हैं, कोई कौवा प्लेट नहीं है। कौवा और प्लेट नहीं मिलेंगे, कौवा प्लेट नहीं मिलेंगे। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ काले चम्मच हैं, कुछ काले चम्मच हैं, ठीक है, ये वाले काले चम्मच हो सकते हैं, सही कह रहा है, कुछ काले चम्मच हैं, सही है भाई। आगे, सभी कौवे काले हैं, सभी कौवे काले हैं क्या? नहीं, ये वाले कौवे जो काले के बाहर हैं वो कौवे काले नहीं हैं, सभी कौवे काले नहीं हैं भाई। तो ये वाला तो गलत हो गया, चेक कीजिएगा, सभी कौवे काले नहीं हैं। कोई प्लेट कौवा नहीं है, प्लेट कौवा नहीं है, प्लेट और कौवा नहीं मिलेगा, ठीक कह रहा है, प्लेट कौवा नहीं मिलेंगे। कौन सा अनुसरण कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी फॉलो करता है। 1 और 3 आ रहा है, 2 गलत है भाई। उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आई होगी। टोटल 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन और बाकी हैं। देखिए क्या कहता है। सर, अजय 12 वर्ष का लड़का है, वह अपने घर में एक पालतू कुत्ता रखना चाहता है, परंतु उसके माता पिता ने उससे यह कहा कि वह कुत्ता उनके फ्लैट में खुश नहीं रहेगा। उसके माता पिता कहते हैं कि फ्लैट में ना वह कुत्ता खुश नहीं रहेगा। हालांकि उसके माता पिता ने उसे एक पक्षी रखने की इजाज़त दे दी है। इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है? निश्चित तात्पर्य क्या है? देखो, अजय ना एक लड़का है 12 साल का, वो चाहता है कि ना मैं एक कुत्ता पालूं, लेकिन उसके माता पिता बोलते हैं बेटा यहाँ पे ना अपन रहते हैं, तो इस फ्लैट में कुत्ता ना खुश नहीं रहेगा। अब क्योंकि बच्चे का दिल ना दुख जाए, इसलिए उनके माता पिता कहते हैं कि चलो तुम पक्षी पाल लो, लेकिन कुत्ता मत पालना। तो देखो, अजय के माता पिता कुत्ते से ज़्यादा पक्षी पसंद करते हैं क्या? कहीं लिखा है कि अजय के माता पिता को कुत्ता से ज़्यादा पक्षी पसंद है? नहीं, ये निश्चित नहीं निकल रहा, ये नहीं निकल रहा निष्कर्ष। अजय को पक्षी पसंद नहीं है, ये भी लिखा है क्या कि पक्षी पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं लिखा। अजय और उसके माता पिता फ्लैट में रहते हैं, बिल्कुल अनजाने में उन्होंने मतलब ऐसा हिंट दे दिया, अनजाने में नहीं, ऐसा चलते चलते ना एक हिंट दे दिया उसने कि फ्लैट में कुत्ता खुश नहीं रहेगा उनके साथ। उससे कहा कि कुत्ता उनके फ्लैट में, उनके मतलब माता पिता के साथ अजय रहता है,
तो उनके फ्लैट में खुश नहीं रहेगा। तो अजय और माता पिता कहाँ रहते हैं? फ्लैट में रहते हैं। लास्ट वाला पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आंसर कौन सा आया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। चलो ये देखो, फिर से ये ना रैंकिंग से क्वेश्चन आया है। ए ऊपर से 10वां है, ऊपर से 10वां कौन है? ए 10th है ऊपर से। बी नीचे से 15वां है, बी 15वां है नीचे से। चलो आगे। सी ऊपर से 18वां है, ऊपर से 18 सी है, ये तो 10 हो गया ना, तो इधर 8 सी होगा, तभी तो 18। 10 8 18, ठीक है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में बैठा है, मतलब यहाँ से 8 है सी, तो यहाँ से भी 8 होगा। आप कहेंगे ठीक है सर, तब वहाँ कितने व्यक्ति बैठे हैं? टोटल देख लो कितने हैं, 10 8 18। अब इधर सी की रैंक कितनी है? यहाँ से 8, मतलब इसके इधर कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग, तभी तो 8 रैंक है। 7 लोग इधर, 18 7 और 15, टोटल देख लो, 18 + 7 + 15, 15 7 कितना हो गया? 22, 22 8 20, 22 8 30 और 10 40, टोटल कितने लोग हैं? 40 लोग हैं भाई। सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, 7 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से यहाँ वो 8वां है, वो खुद 8वां है, तो इसके इधर कितने लोग हैं? इसके इधर यहाँ तक 7 हैं, क्योंकि वो 8वां है। तो यहाँ से यहाँ 18, इधर 7 लोग और इधर 15 लोग, टोटल कितने लोग हो गए? 40 लोग हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन भाई। अच्छा, कोडेड इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा है कि क्या यूज होगा, तो चलो देखते हैं क्या यूज होगा। हम पहले देख लेते हैं क्या यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले ऐसी संख्या ढूंढो जहां डिवाइड करने पे ना डिवाइड ना हो। तो 5/14 ये डिवाइड नहीं हो रहा और ये डिवाइड होके सही नंबर आ रहा है एकदम पूर्णांक, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो डिवाइड भी नहीं हो रहा। 5/14 कहाँ डिवाइड हो रहा है? आप कहेंगे ठीक है, बाकी देख लेते हैं। पहले में है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 4 से डिवाइड किया, गुणा 8 + 5 ऋण 14। देखो 41 आ रहा है क्या? कैसे आएगा? 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, बी। 4 पहले भाग ही है, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, फिर ऋण है, ऋण 8, फिर है गुणा 5, फिर है +14। देखो पहले गुणा होगा, 8 पंचे 40, बिल्कुल ये हो सकता है। 8 पंचे 40 -40 +14, सर ये आ गया, 6 में से 4 गया 27 और 14, 7 4 11 2 और 1 3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो इसके लिए कोई ट्रिक वैसी है नहीं, बस ऐसा है कि कौन सा नहीं कट रहा ये देखो, और बाकी सबको एलिमिनेट करने के बाद आप चेक करते जाओ जो बचे हुए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, ये 30वां क्वेश्चन रीजनिंग का है। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। कथन, क्या भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु प्रयास करना चाहिए? ये कथन है कि भारत को अपनी सौर ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अब आपको पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इतनी ऊर्जा नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, तो उसके लिए क्या सौर ऊर्जा के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए कह रहा है। तो हाँ कहता है। अब इमोशनल नहीं होना, हाँ बोल दिया मतलब सही। हमने हमेशा कहा है तर्क के लिए हाँ के साथ साथ ये तर्क इम्पॉर्टेंट है कि तर्क में क्या दिया गया है।
पढ़ो, वर्तमान में उपयोग लाए जा रहे अधिकतर ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो सकने वाले हैं। बिल्कुल, जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे हम कोल पे डिपेंडेंट हैं, ये सब क्या हैं? समाप्त होने वाले स्रोत हैं। तो हम सौर ऊर्जा पर यदि प्रयास करेंगे तो आवश्यकता की पूर्ति भी होगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ये। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। अगला पढ़ो, नहीं, सौर ऊर्जा के उत्पादन में अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसकी भारत में कमी है। भारत में धन की कमी है, तो फिर सबको अंधेरे में रहने देते हैं। धन की कमी क्यों है? क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी डेवलप्ड नहीं है, तो हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, धन की कमी है तो किसी को बिजली नहीं देते, क्योंकि धन की कमी है भाई। हम क्या करते हैं? सबको अंधेरे में रहने देते हैं। चलेगा क्या? नहीं भाई, धन की कमी, धन को वहीं खर्च कर रहे हैं जिससे जनमानस का हित हो, कल्याण हो। और ऊर्जा से ज़्यादा, बिजली से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है लोगों के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये तो गलत है, बिल्कुल नहीं। क्या फॉलो करेगा? पहला केवल तर्क एक मजबूत है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, नए नए क्वेश्चन मिले होंगे, कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही जुड़िए हमारे साथ। हमने कहा है कुछ चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किसी में डाउट है तो कोई चैप्टर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस सेशन को और अपने दोस्तों में, चाहने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कोई फीडबैक होता है वो हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।